हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इतिहास वैकल्पिक विषय में प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। और स्रोत में पुरातात्विक साक्ष्य जो है, साहित्यिक साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य के उत्खनन की विधियां तक हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रागैतिहासिक काल को शुरू करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि भौगोलिक कारक के बारे में समझा जाए। भौगोलिक कारक इतिहास के पुनर्निर्माण में किस प्रकार सहायक हो सकता है, या भौगोलिक कारक क्या होता है कि प्रायः मानव को क्या करता है, प्रभावित करता है, मानव सभ्यता को प्रभावित करता है। तो जरूर इतिहास को प्रभावित जरूर किया होगा। और इतिहास में जितना भी मानव रहे होंगे, यानी प्राचीन काल में जितना मानव रहे होंगे, वो किसी न किसी रूप से भौगोलिक कारक से जरूर प्रभावित हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि इतिहास जो है वो सभी विषयों का माँ कहलाती है, यानी मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहलाता है। तो फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट भूगोल को कहना ज़्यादा गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि भूगोल भी किसी न किसी रूप से सभी कारक को प्रभावित करता है। जैसे इतिहास लेखन में आप देखेंगे कि इतिहास लेखन में जैसे प्रागैतिहासिक काल की चर्चा की जाती है तो वहाँ पाषाण काल की चर्चा की जाती है। तो आपको पता होगा कि जब तक भौगोलिक दृष्टि से आपको ये पता नहीं हो कि कहाँ कहाँ पत्थर पाया जाता है, यानी पहाड़ पाई जाती है, पठार पाई जाती है, तब तक आप पाषाण काल के बारे में सही से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाइएगा। आप गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में खोजने के लिए जाइएगा तो आप प्रागैतिहासिक काल का बहुत कम साक्ष्य, एक दो अपवाद में मिल सकता है आपको। लेकिन जब भी पाषाण काल की बात होगी तो जिस तरफ पत्थर पाया जाएगा, यानी जिस तरफ पाषाण पाया जाएगा, पत्थर पाया जाएगा, उसी तरफ उस सभ्यता का विकास होगा। तो सभ्यता के विकास में भौगोलिक कारक भी बहुत बड़ा जिम्मेदार रहा है। जैसे कि आप भूगोल पढ़ने, यानी भूगोल और इतिहास को साथ में पढ़ने के बाद आप सही से जानकारी इकट्ठा करने में कोशिश में आपकी क्या होगी कि आपकी पुनर्निर्माण, इतिहास पुनर्निर्माण में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगी। और ख़ास करके अगर आप यूपीएससी के लिए अगर वैकल्पिक विषय की तैयारी कर रही है तो उसका जो पहला क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो रहता है कि मैप पे विभिन्न स्थलों का नाम दिया हुआ नहीं रहता है, सिर्फ उसके बारे में जानकारी दी हुई रहती है, थोड़ी सी जानकारी, और उसके आधार पर उस स्थल का नाम पता करना है और उसके बाद उस स्थल के बारे में कुछ लिखना है। तो आपको जगह सही से पता करने के लिए भौगोलिक, यानी भूगोल की जानकारी होना भी ज़रूरी है। और भूगोल लगातार प्रभावित करता ही है, अभी भी क्या करता है कि भूगोल प्रभावित कर रहा है। जैसे आप भौगोलिक कारक से, यानी भूगोल पढ़ने के बाद ये जान पाइएगा कि सभ्यता का विकास जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर ही हुआ है, पूरब से पश्चिम की ओर क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि प्रथम नगरीकरण की अवस्था के बाद द्वितीय नगरीकरण गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र, यानी मगध के क्षेत्र में ही क्यों हुआ। उसके बाद कि पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के खाद्य उत्पादक गेहूं और जौ प्राय अभी भी बना हुआ है, लेकिन पूर्वी भाग का जो मुख्य खाद्य है वो चावल बन गया, ये कैसे हो गया। या दक्षिण भारत में प्राचीन काल में कावेरी नदी के दक्षिण में सभ्यता का विकास क्यों नहीं हो पाया। तो इस प्रकार के सवालों का जवाब आप भूगोल के माध्यम से ही पा सकते हैं। और इतिहास हमेशा, इतिहास को भूगोल प्रभावित किया है, अभी भी कर रहा है, मानव सभ्यता को प्रभावित कर रहा है, लेकिन तकनीकी उसके ऊपर आ जाती है। तो यहाँ आ जाती है भौगोलिक नियतिवाद का भी सिद्धांत आ जाता है। तो सबसे पहले हम जो प्रश्न उठाए थे उसका जवाब हम ढूंढ लेते हैं कि भौगोलिक कारक जो है, जैसे कि सभ्यता का विकास पश्चिम से पूरब की ओर ही हुआ है, पूरब से पश्चिम की ओर क्यों नहीं हुआ। तो आपको पता होगा कि जैसे पश्चिम है, भारत का पश्चिमी दिशा है और पूर्वी दिशा है। पूर्वी दिशा में वो यानी बिहार हो गया, उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र का जैसे हो गया बंगाल हो गया, उसके बाद असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। आपको पता है कि उस तरफ जाने के बाद वर्षा की मात्रा बढ़ते जाती है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। और वर्षा की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी तो आपको पता है कि जिस तरफ ज़्यादा
बारिश पाया जाएगा उस तरफ कौन सा वन पाया जाएगा, धीरे धीरे वनों की इसमें मात्रा बढ़ती जाएगी और जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पाया जाता है वहाँ सदाबहार वन पाई जाती है। और सदाबहार वन इतना ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि सदाबहार वन एक होता है पतझड़। अब हम जब भूगोल पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि सदाबहार वन, अब बारिश की मात्रा अगर आपको पता हुआ तो आप वन की मात्रा को भी पता कर पाइएगा। पश्चिम की तरफ उतना वन नहीं पाया जाता था, इसलिए सभ्यता का विकास सबसे पहले पश्चिम की तरफ हुआ, क्योंकि शुरुआती समय में तांबे के उपकरण या पत्थर के उपकरण से छोटे मोटे वृक्ष काटे जा सकते थे, लेकिन सदाबहार जैसे वन या बहुत सारा जंगली जो पूरब की तरफ क्षेत्र बढ़ने पर और खासकर गंगा यमुना दोआब से इधर पूरब की तरफ बढ़ने पर जंगल की मात्रा धीरे धीरे सघन होती जाती है और जंगल की मात्रा जैसे जैसे सघन होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, उसको काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत की सामना हो सकती है। तो उसके लिए लोहे की उपकरण जरूरी था। तो इसलिए क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि वैदिक यानी जिस काल को हम महाजनपद काल कहते हैं उस काल में जाकर क्या हुआ कि धीरे धीरे जिस समय लोहे का विकास हुआ यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे का विकास हुआ, तो उस समय से क्या हुआ कि धीरे धीरे लोहे के उपकरण आने के बाद धीरे धीरे इधर की जंगल की सफाई होना शुरू हो गया और जंगल की सफाई जैसे ही हुई तो धीरे धीरे सभ्यता का विकास इस ओर हुआ। यानी उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो पंजाब वो सिंध की बात किया जाए जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब सिंध हो गया, हरियाणा हो गया, उस तरफ से सभ्यता का विकास उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ होना। आपको पता है कि मगध जो है वो बिहार राज्य क्षेत्र में ही पड़ता है, कुछ झारखंड क्षेत्र में पड़ जाता है। तो ये पहला का जवाब हो गया। दूसरा है कि पश्चिम के लोगों का मुख्य उत्पादक जो था यानी खाद्य उत्पादक जो है वो गेहूं और जौ ही बना रहा, जबकि पूरब की क्षेत्र का मुख्य खाद्य चावल बन गया। ये कैसे संभव था? तो आपको पता है कि गेहूं और जौ के लिए उतना पानी की मात्रा नहीं चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं है चाहिए, तो इसलिए ये पश्चिम की ओर विकास आसानी से हो सकता है। लेकिन चावल के लिए अधिक मात्रा में पानी और प्राय आपको पता है कि पूर्वी क्षेत्र में जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम इस सब के क्षेत्र में प्राय पानी की मात्रा यानी वर्षा की मात्रा अधिक होती है और प्राय अधिकतर क्षेत्र जलमग्न रहता है, जिसके कारण यहाँ की वो मुख्य खाद्य उत्पादक की बात किया जाए, खाद्य पदार्थ की बात किया जाए, वो चावल बना रहा। तो यहाँ इसमें भी बारिश की मात्रा ही साबित हो पाती है। उसके बाद कहा जाता है कि कावेरी नदी के दक्षिण में सभ्यता का विकास क्यों नहीं हो पाया, या आप कह सकते हैं कि इधर सबसे पहले इसका जवाब ढूंढ रहे थे कि ये जो नगरीकरण था कि प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के बाद द्वितीय नगरीकरण जाके इधर गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में क्यों हुआ। तो आपको पता है गंगा यमुना दोआब, उसके बाद गंडक सोन नदी के दोआब के क्षेत्र की बात किया जाए तो उस क्षेत्र में क्या हुआ कि जलोढ़ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है। आपको पता है कि जलोढ़ मृदा क्या होता है कि कृषि के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि इतना अच्छा मिट्टी होता है कृषि के लिए कि सर्वाधिक कृषि की मात्रा जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में ही होता है। और इसलिए आपको पता है कि प्रथम साम्राज्य का जो विकास हुआ था वो कृषि आधारित थी, यानी कृषि से ही टैक्स लेकर उस सभ्यता का विकास हो पाया, क्योंकि राजकाज तभी संभाला जा सकता है जब टैक्स सिस्टम की विकास हो, यानी कर जब तक नहीं लिया जाएगा जनता से तब तक किसी प्रकार का साम्राज्य का विकास नहीं हो सकता है। और साम्राज्य का विकास होगा तो इसके लिए कर जरूरी है, और कर जरूरी है तो यानी किसी चीज़ पे तो कर लिया जाएगा। तो उस समय सिर्फ उत्पादन के लिए कृषि ही था, व्यापार का उतना विकास नहीं हो पाया था, तो इसलिए अधिकतर टैक्स कृषि पर लगाया जाता था। आपको पता है कि अंग्रेज यानी आज़ादी के पूर्व तक कृषि पर टैक्स प्राय आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि इस राजा ने इतना टैक्स बांधा था, 1/3 भाग, 1/2 भाग तक बांधा था, 1/6 भाग बांधा। उसके बाद अंग्रेज के यानी आप स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़िए कि अंग्रेज का जो भू राजस्व नीति था उसमें बिहार में जमींदारी प्रथा था। उसके बाद अलग अलग जगहों में आप अलग अलग क्या कहते हैं कि पंजाब की तरफ अलग व्यवस्था किया गया था, दक्षिण की तरफ अलग व्यवस्था किया गया। 3 प्रकार की व्यवस्था भू राजस्व के लिए की गई थी। उसके बारे में तो हम क्या करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ेंगे, आप ऐसे पढ़ भी चुके होंगे कि 3 प्रकार की व्यवस्था कौन सी थी। तो हम ज़्यादा बोझ नहीं बनाना पाते, ज़्यादा फैक्ट देने के बाद आप बोझ ज़्यादा महसूस कीजिएगा।
तो ये क्या है कि भूमि सुधार व्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो उस समय अधिकतर कर जो था वो कृषि कर ही था, और कृषि कर होने के कारण ही कृषि पर लगा, यानी कृषि का उत्पादन अधिक होगा तब। ऐसे होता कि सिर्फ खाने भर उत्पादन किया जाना। जैसे नवपाषाण काल शुरुआती हुआ तो धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास आगे होते गया तो मानव क्या हुआ कि अपने खाने से ज़्यादा क्या हुआ, कृषि का उत्पादन करने लगा। और इसी उत्पादन में क्या हुआ कि कुछ कबीलाई समूह के द्वारा क्या हुआ कि उस पर टैक्स बना गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि यही कबीलाई समूह ग्राम में बदला, उसके बाद ग्राम से धीरे धीरे जनपद में बदला, जनपद से बाद महाजनपद में वही बदल गया, और महाजनपद से ही क्या हुआ कि धीरे धीरे वही महाजनपद कुछ छोटे छोटे जनपद पर अधिकार करके महाजनपद पर बने, और महाजनपद से क्या हुआ एक साम्राज्य का विकास हुआ जिसको हम मगध साम्राज्य कहते हैं। तो मगध साम्राज्य भी क्या हुआ कि आसपास के करों से की इकट्ठा करने के बाद ही उस साम्राज्य का विकास हो पाया। तो इसमें किसी न किसी रूप से भौगोलिक कारक जिम्मेवार है, क्योंकि जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में ही क्या हुआ है कि इस सभ्यता का विकास हो पाया है। वही बात किया जाए कावेरी नदी के दक्षिण में सभ्यता का विकास क्यों नहीं हो पाया, तो प्राचीन काल की बात किया जाए तो प्राचीन काल में सभ्यता का विकास और खास करके साम्राज्य का विकास की बात किया जाए तो साम्राज्य का विकास की बात की तो कावेरी नदी के दक्षिण में सभ्यता का विकास हो, लेकिन साम्राज्य का विकास नहीं हो पाया था। उस साम्राज्य का विकास के लिए क्या जरूरी है कि सरप्लस क्या होना चाहिए, कृषि का उत्पादन होना चाहिए, यानी कृषि का उत्पादन इतना अधिक होना चाहिए कि इस पर टैक्स लगाया जा सके। लेकिन कावेरी नदी के दक्षिण में कुछ पूर्वी भाग को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, और वहाँ कृषि का उत्पादन जलोढ़ मृदा के तुलना में बहुत कम होता है, और ज़्यादा कम होने के कारण ही तो वहाँ टैक्स की मात्रा कैसे आप लगा पाएंगे। उस समय कृषि का विकास अभी के समय जैसा नहीं हो पाया था। अभी के समय में क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के उपकरण के माध्यम से कहीं पर भी कृषि किया जा सकता है, लेकिन उस समय उतना कृषि का विकास नहीं हो पाया था, उतना तकनीकी की विकास नहीं हो पाई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि उस तरफ कृषि का विकास नहीं हुआ। तो कृषि का विकास नहीं हुआ तो टैक्स किससे लिया जाएगा, इसलिए सभ्यता का नहीं साम्राज्य का विकास कावेरी नदी के दक्षिण की तरफ नहीं हो पाया था। अब बात किया जाता है कि भौगोलिक कारक और किस रूप से जिम्मेवार है, किसी ऐतिहासिक कारक में और किसी रूप से जिम्मेवारी निभाती है। जैसे आपको पता है कि मगध साम्राज्य का जो विकास हुआ था वो राजगीर की बात किया जाए, उसकी राजधानी राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया। तो राजगीर जिस समय राजधानी थी, तो आप अगर राजगीर जाइएगा तो आप देखिएगा कि जहाँ उस साम्राज्य का विकास किया गया था, जहाँ उस साम्राज्य की महलें बनाई गई थी, उसके चारों तरफ पर्वतें थी, और पर्वत प्रायः पर्वत दुर्ग की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी कोई भी दुश्मन उधर से आ रहा है तो उसकी पता आसानी से उस पर्वत के ऊंचाइयों के माध्यम से किया जा सकता था। पाटलिपुत्र की बात किया जाए तो पाटलिपुत्र जो है वो गंडक, और आप देखेंगे कि सोन नदी और गंडक नदी के बाद बसा हुआ आता है। तो सोन नदी और गंडक नदी क्या करता है कि उसको पश्चिमी तरफ से जल दुर्ग बनाता है, और पूर्व तरफ से भी कोसी नदी जैसे और नीचे से बहुत सारा नदी दक्षिण भारत का नदी है जो क्या करता है कि उसको घेरने का काम करता है, जो क्या एक प्रकार का जल दुर्ग की बात करता है। आपको पता है कि जल दुर्ग भी क्या करता है कि किसी न किसी रूप से साम्राज्य को रक्षा करता है। आप देखेंगे प्रायः कि अधिकतर साम्राज्य का निर्माण जो किया गया है, जहाँ जल दुर्ग नहीं भी था तो वहाँ जल दुर्ग बना दिया गया था। उसके बाद उस समय यातायात की व्यवस्था की बात किया जाए तो यातायात की व्यवस्था सिर्फ नाव के माध्यम से यानी जल मार्ग के द्वारा ही संभव था, इसलिए अधिकतर महानगरों का विकास जो है वो नदियों के किनारे हुआ है। और नदियों का किनारे का एक और पक्ष ये है कि उस समय प्रायः क्या था कि मानव की बस्ती वहीं बस्ती थी जहाँ नदी या तालाब पाया जाता था। तो नदियों के किनारे सभ्यता का विकास होना स्वाभाविक था। हड़प्पा सभ्यता का भी विकास की बात किया जाए तो वो भी नदियों के किनारे हुआ, और भी विभिन्न प्रकार की सभ्यता उस समय खास करके नदियों के किनारे ही किया जाता था, क्योंकि परिवहन का मार्ग भी आसान हो जाता था, और पीने के लिए पानी और नदी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय तकनीकी का विकास उतना संभव नहीं हो पाया था। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जा सकता है कि भौगोलिक नियतिवाद, क्या इस परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक नियतिवाद को स्वीकार किया जा सकता है?
इस प्रकार का प्रश्न इसके ऊपर बनता है कि भूगोल ही सब चीज़ का नियत करता है। जैसे आपको पता है कि उत्तरी भारत का जो आर्य भाषा था वो दक्षिण भारत में जाके उतना नहीं मिल पाया ना, तो मिलावट भी होता है भाषा का, लेकिन बीच में आपको पता है विंध्याचल पर्वत होने का, लेकिन विंध्याचल पर्वत उतना दुर्गम नहीं है कि दक्षिण की ओर नहीं जा सकता, लेकिन दुर्गम तो था ही। इसलिए प्राय जब उत्तर भारत से आक्रमण करके दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार की बात जो भी साम्राज्य करता है, अगर वो क्या होता था कि अधिकतर विस्तार हो, जैसे ही दक्षिण भारत में जाता था विस्तार करने के लिए, तो धीरे धीरे आपको पता है कि धीरे धीरे उस सभ्यता उस साम्राज्य का पतन की तरफ ही, क्योंकि बड़ा साम्राज्य होने के कारण उसका व्यवस्था सही से नहीं होने पाने के कारण क्या होता था कि उस साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो जाता था। तो दक्षिण भारत की तरफ जाना, क्योंकि थोड़ा तो दुर्गम था विंध्याचल पर्वत को पार करके, और बीच में जो नदी पड़ती है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी जो बीच में पड़ती है, उस नदी को पार करने के बाद इस तरफ आना पड़ता था। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मुश्किल तो था ही। उसके बाद आपको ये भी पता है कि अभी के समय भी क्या होता है कि जाड़े के समय में हिमालय पर्वत का जितना भी मतलब कि हिमालय पर्वतीय भाग में रहने वाले जो लोग होते हैं वो प्राय क्या होते हैं नीचे उतर क्षेत्रीय मैदान की तरफ उतर जाते हैं, ताकि ठंड का प्रभाव उसके ऊपर कम पड़े। और प्राय क्या होता है कि गर्मी के दिनों में क्षेत्रीय मैदानी इलाका के जितना भी व्यक्ति होते हैं वो क्या होता है कि धीरे धीरे हिमालय पर्वत के क्षेत्र में जाते ताकि उसको गर्मी का प्रभाव कम हो। तो इसमें क्या होता है कि संस्कृति का आदान प्रदान होता है, और बहुत सारे आप दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारे संस्कृति का आदान प्रदान आपको देखने को मिलेगा इतिहास में। भाषाओं में मिलावट, भाषाओं में इस शब्द का यानी आर्य भाषा के कुछ शब्द तमिल भाषा में, संस्कृत भाषा का कुछ ऐसे तो माना ही जाता है संस्कृत से भी विकास हुआ है, तो संस्कृत भाषा का कुछ शब्द जो है वो तमिल भाषा में मिलना, इस प्रकार की जो मिलावट है वो किसी न किसी रूप से भौगोलिक कारक की जिम्मेवारी होने के कारण ही ऐसा हो पाया है। और प्राय देखा जाता है कि कुछ दूर जाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि भाषा में भी आपको बदलाव नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये था कि भौगोलिक कारक जो है वो इतिहास को प्रभावित करता है, लेकिन भौगोलिक नियतिवाद का सिद्धांत जो आता है कि अगर पूछा जाएगा कि भौगोलिक नियतिवाद की सिद्धांत को स्वीकार किया जा सकता है, तो इसमें आप कहिएगा कि भौगोलिक कारक जो है किसी न किसी रूप से मानव सभ्यता को प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी क्या है कि भौगोलिक नियतिवाद को स्वीकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि भौगोलिक नियतिवाद का अर्थ यही होगा कि भूगोल ही सभी चीज़ का नियत करता है, यानी भूगोल ही सभी चीज़ का निर्धारण करता है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। आप निर्धारण करने की बात जैसे ही आती है तो इसमें बहुत सारे कारक भी जिम्मेवार होता है, जैसे तकनीकी कारक हो गया। तो तकनीकी कारक जहां आ जाती है तो क्या होता है कि भौगोलिक कारक रहने के बावजूद भी क्या होता है कि तकनीकी कारक उस पर प्रभावी हो जाती है, और तकनीकी कारक जैसे ही जैसे विकास होते गया वैसे वैसे क्या हुआ कि भौगोलिक कारक धीरे धीरे पीछे हटती गई, और भौगोलिक जहाँ तकनीकी कारक ज़्यादा प्रबल होता है वहाँ भौगोलिक कारक अपेक्षाकृत कम हो जाती है उस कारक की तुलना में। तो तकनीकी कारक होने के कारण भौगोलिक नियतिवाद को स्वीकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि सामान्य परिवेश में रहने के बावजूद भी लोगों की अवस्था भिन्न भिन्न थी, और विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की अवस्था भी सामान्य दिखाई पड़ता है। यह किसी न किसी रूप से भौगोलिक नियतिवाद का विरोध करती है। और आज के समय में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में क्या हुआ कि अभी जो धीरे धीरे दक्षिण भारत धीरे धीरे आगे की तरफ और बढ़ रहा है, क्योंकि तकनीकी के क्षेत्र में दक्षिण भारत आगे है और उत्तरी भारत जो है वो कृषि प्रधान रह गई है और कृषि प्रधान होकर रहना चाहती है। इसलिए दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत जो है अभी पिछड़ा हुआ प्रदेश है। ठीक उसी प्रकार जिस समय कृषि का विकास के ऊपर सभ्यता का विकास हो रहा था, तो उस समय उत्तरी भारत ज़्यादा समृद्ध थी दक्षिणी भारत की तुलना में। दक्षिणी भारत उतना समृद्ध नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास होते गया दक्षिण भारत ज़्यादा समृद्ध होते जा रहा है और उत्तरी भारत धीरे धीरे कमज़ोर की स्थिति में आ रही है। तो ये किसी न किसी रूप से भौगोलिक नियतिवाद का विरोध करती है। तो आप इसी के रूप से लिखिएगा कि सबसे पहले कुछ बता दीजिएगा कि हाँ भौगोलिक कारक कहाँ कहाँ जिम्मेवार होती है, किस प्रकार सभ्यता का विकास इस
पश्चिम से पूरब की ओर हुआ, इस तरह बताते हुए उसके बाद इस परिप्रेक्ष्य में लिखना है कि तब पर भी क्या है कि भौगोलिक नियतिवाद को स्वीकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि भौगोलिक नियतिवाद के ऊपर भी तकनीकी विकास ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, और ज़्यादा प्रभावी जैसे ही हो जाएगा वैसे ही क्या होगा कि भौगोलिक कारक को अपेक्षाकृत कम अनुभव होने देगा। तो आशा है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप भौगोलिक कारक को समझ गए होंगे, और प्रायः आपको भौगोलिक कारक देखने को मिलेगा, जैसे कि उत्तरी भारत में ईंटों के स्तूप आपको देखने को मिलेगा कि उत्तरी भारत में जैसे बिहार की तरफ जाएंगे तो बिहार में जितना भी मतलब स्तूप बना हुआ था वो ईंट का बना हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो वहाँ पठारी क्षेत्र अधिक था, तो वहाँ पर्वतों को काट के मंदिरों का निर्माण किया गया। जैसे एलोरा गुफा की बात किया जाए, कैलाश मंदिर की बात किया जाए, तो वहाँ पर्वत के काट कर ही मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र में तो ऐसा बात है नहीं कि कहीं पर्वत है उसको काट कर बनाया जाए, तो जहाँ पर्वत था वहाँ काट के मानवों ने मंदिर का निर्माण किया, भवनों का निर्माण किया। लेकिन नदियों के क्षेत्र में इसके लिए ईंट की जरूरत था, इसलिए प्रायः इधर ईंट की मकान बनाई गई। तो इसमें भी भौगोलिक कारक तो जिम्मेवार है ही। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे भौगोलिक कारक के बारे में जानते जाएंगे। तब तक के शुरू में बताना ज़्यादा उचित समझे कि ताकि आपको भौगोलिक कारक के बारे में पता हो, ताकि आप विषय पढ़ें तो आपको आसानी से पता चल जाए कि ये भौगोलिक कारक इसके लिए जिम्मेवार था। तो आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही क्या करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।